वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ पतंग कविता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूं, आप जब इस पूरी वीडियो को देख चुके होंगे आपको ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर मैं याद करवा चुका हूंगा। आपको इस चैप्टर की दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका टेस्ट भी लूंगा और आपसे एक प्रश्न लास्ट में भी पूछूंगा, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है पतंग। अब इस कविता का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया। भादो एक महीने का नाम होता है। भादो क्या है? महीने का नाम। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये भादो क्या होता है? तो भादो होता है अगस्त से सितंबर तक। मैं 2023 का बता रहा हूं आपको। ये था 2023 में लगभग 23 अगस्त से 22 सितंबर तक। ठीक है, तो अगस्त के इसमें कुछ दिन थे और ज्यादा दिन किसके थे? सितंबर के। क्लियर हो गया? भादो का महीना। भादो का महीना वो है जिसमें ढेर सारी क्या होती है? बहुत अधिक बारिश होती है। तभी वो कह रहे हैं सबसे तेज बौछारे गई, यानी बारिश का महीना अब चला गया। तो कौन सा महीना गया? भादो का महीना चला गया। मैंने 2023 में बता दिया कब से कब तक था। ठीक है, 23 अगस्त से 22 सितंबर तक, लगभग 23 अगस्त से 22 सितंबर तक भादो का महीना था। बहुत ज्यादा बारिश हुई। ठीक है, पोयम के हिसाब से। तो सबसे तेज बौछारे गई, यानी कि जब तेज बारिश होती है वो महीना भादो चला गया। उसके बाद प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन आपने करना है, क्योंकि पूरी पोयम में उसी का वर्णन है। किसका? भादो के महीने जाने के बाद। भादो के महीने जाने के बाद जैसा वातावरण होता है आपने उस चीज का वर्णन करना है। अब एक और चीज सुनो, ये क्वेश्चन घुमा के कैसे आएगा समझो। सेम आंसर आएंगे, सेम पॉइंट आएंगे। क्वेश्चन आ सकता है शरद ऋतु में कैसा मौसम होता है, क्योंकि इस कविता में कवि ने शरद ऋतु के बारे में तो बताया है, भादो का महीना तो चला गया। तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके यह भी आ सकता है कि कविता में कवि ने शरद ऋतु का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में बताइए, तो भी सेम पॉइंट होगा। अगर वो ये पूछेंगे भादो का महीना जाने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो भी सेम पॉइंट लिखना है। और अगर वो पूछेंगे कि शरद ऋतु में कवि ने किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है, तो भी आप यही लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो आंसर है ये शरद ऋतु का वर्णन है, और भादो के महीने जाने के बाद प्रकृति कैसी होती है उसका वर्णन भी है। डन, दोनों प्रश्न समझ गए आप। अब इसका आंसर देखिए। भादो के महीने के बाद, या ये भी लिख सकते हो शरद ऋतु में। बात एक ही है, भादो के महीने के बाद प्रकृति कैसी होती है, या शरद ऋतु में पॉइंट में लिखेंगे। अब एक और चीज, कई बच्चे कहते हैं सर क्या हम पॉइंट में लिख सकते हैं, हमें तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप सीबीएसई बोर्ड का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है सीबीएसई का, आप उसकी आंसर की देखना। वो खुद सीबीएसई ने जारी की है, उसमें उन्होंने भी आंसर पॉइंट में लिखे। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी मर्जी है, आप इनको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। मेन बात है सही लिखना है और आपको याद होने चाहिए। आप चाहे पॉइंट में लिखो चाहे पैराग्राफ में लिखो, वो आपकी मर्जी है। इतना तो एग्जामिनर को भी पता है भाई कि आंसर करेक्ट होना चाहिए। डन। पहला पॉइंट क्या होता है? मौसम साफ हो जाता है। मौसम साफ हो जाता है। दूसरा, आकाश स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ का मतलब साफ ही लिख सकते हो। मौसम साफ हो जाता है, आकाश साफ हो जाता है। हल्की ठंड शुरू हो जाती है। अब आपको पता ही है हल्की ठंड शुरू हो जाती है। पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो जाती है, क्योंकि पोयम उसी पर बेस्ड है। पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं।
रास्तों में भरा कीचड़ समाप्त हो जाता है। रास्तों में भरा कीचड़ समाप्त हो जाता है। वातावरण और भी अधिक सुंदर हो जाता है। वातावरण और भी अधिक सुंदर हो जाता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह एमसीक्यू में भी आ सकती है कि सवेरा कैसे होता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है, ठीक है। और बच्चे खुश हो जाते हैं, यही तो होता है। तो ये तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। हिंदी में रटना नहीं होता, आपको समरी पता होनी चाहिए, बाद में आप वहां पर मिला के लिख दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे। दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास कंटेंट दुनिया भर का है, सारे आंसर एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे मिला के लिखना है। तो इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट मिल गए कि आकाश साफ हो जाता है, मौसम भी साफ हो जाता है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, पतंग उड़ाने के लिए अच्छी परिस्थितियां हो जाती है, रास्तों में भरा कीचड़ समाप्त हो जाता है, वातावरण और भी अधिक सुंदर हो जाता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है और बच्चे खुश हो जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, सीटी बजाते हैं। ये सब आप खुद भी लिख सकते हो, ये तो बहुत इजी है। कई सारे पॉइंट तो मैंने लिखे भी नहीं, इतने पॉइंट थे। बच्चे सीटी बजाते हैं, पतंगों के पीछे दौड़ते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। पैराग्राफ में भी लिखोगे तो बहुत कुछ है लिखने के लिए। डन। और एक्स्ट्रा लिख के कुछ नहीं होता है, सही लिखो, आंसर पूरे मिलेंगे और इतना बहुत है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने और पॉइंट बता दिए। बच्चे क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं, पतंग के पीछे दौड़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। डन, वो भी एक्स्ट्रा है, बाकी ये 8-9 पॉइंट तो हैं ही। डन हो गया। ये किस क्वेश्चन का आंसर था? शरद ऋतु में कैसा मौसम होता है, या भादों के जाने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। प्रश्न को समझिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न घुमा के भी आ जाते हैं, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है मैं ठीक से बताऊं। डन। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए, मतलब पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषण शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। अब वो प्रश्न को मतलब समझो। विशेषण कहते हैं जो शब्द विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने बोला गाय काली है, तो गाय की विशेषता किसने बताया कि वो काली है, काली विशेषण हो गया। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही पतंग के लिए क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, सबसे रंगीन चीज। अब आप समझ ही गए होंगे कि पतंग को रंगीन चीज क्यों बोला गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि पतंग रंग बिरंगी होती है। दूसरा, सबसे पतला कागज, यह भी आपको पता है क्योंकि पतंग कैसे कागज की बनती है, पतले कागज की बनती है। और सबसे पतली कमानी, कमानी से कहते, देखो ये पतंग के बीच में जो बांस की ऐसे वो होती है ना, जैसे पतंगी होती है, तो बीच में जो बांस की वो होती है डंडी, वो कमानी हो गई, तो वो भी पतली होती है। अब पतंग में आप इतना मोटा क्या लकड़ी थोड़ी लगा दोगे, वो उड़ेगी कैसे, तो उसमें पतली बांस की डंडी होती है, कमानी उसको बोला है। तो ये हम सबको पता है कि पतंग रंग बिरंगी भी होती है, वो पतले कागज की बनी होती है, उसमें पतली कमानी होती है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर इसको हमने किससे जोड़ना है, आंसर में कैसे लिखना है, इसको आपने बच्चों से कनेक्ट करना है। देखो ये आप इतना 3 लाइन आप सेम क्वेश्चन से लिखेंगे। देखो आंसर बढ़ाने की हिंदी में बहुत टेक्निक होती है, मैंने ये डिट्टो उतारा है। देखो, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग बस क्यों की जगह में क्या लिख दूंगा, इसलिए किया है क्योंकि। इतना ही लिखने से मेरे 10-15 वर्ड तो ऐसे ही हो गए। आ गई बात समझ में, और ये भी आंसर में इंक्लूड है। क्यों किया है, अब मेन आंसर है यहां से, इतना सरल है ना। देखो, जैसे बच्चों का शरीर बहुत हल्का होता है, वैसे ही पतंग भी बहुत हल्की होती है। पतंग को ना आपको बच्चों से कनेक्ट करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि चैप्टर उसी तरीके से। आगे बात समझो, वरना ये तो कोई भी लिख देगा कि पतंग जो है वो पतले कागज की बनी होती है, हल्के कागज की बनी होती है, पतंग रंग बिरंगी होती है, पतंग में पतली कमानी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पतंग के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इससे एक्स्ट्रा लिखना है, ये तो कोई भी लिख सकता है कि क्या, कि पतंग हल्के कागज की बनी होती है, पतंग रंग बिरंगी होती है, पतंग में पतली कमानी लगी होती है, इसलिए पतंग के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इतना लिखना काफी नहीं है, मेन चीज लिखो जो बिल्कुल सोच समझने वाली चीज है। जैसे बच्चों का शरीर बहुत हल्का होता है,
वैसे ही पतंग भी बहुत हल्की होती है। क्या दिक्कत है, बच्चों से कनेक्ट करो। जैसे बच्चों का शरीर बहुत हल्का होता है वैसे ही पतंग भी बहुत हल्की होती है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे बच्चों का शरीर बहुत लचीला होता है वैसे ही पतंग भी बहुत लचीली होती है। देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं, बस एक वर्ड चेंज कर दिया। पहले क्या था, जैसे बच्चों का शरीर बहुत हल्का होता है वैसे ही पतंग भी बहुत हल्की होती है। दूसरे में मैंने बस बीच का वर्ड चेंज कर दिया, जैसे बच्चों का शरीर बहुत लचीला होता है वैसे ही पतंग भी बहुत लचीली होती है। बस एक वर्ड चेंज करने से मैंने 2 पॉइंट बना दिए। अब तीसरा भी ऐसा ही है, जैसे बच्चे रंगीन कपड़े पहनते हैं वैसे ही पतंग भी क्या होती है, रंगीन होती है। तो कितना सरल है आंसर। आ गई बात समझ में? तो ये तो आप ऐसे ही लिख दोगे, जैसे बच्चे हल्के होते हैं पतंग भी बहुत हल्की होती है। जैसे बच्चों का शरीर क्या है, बहुत लचीला होता है वैसे ही पतंग भी लचीली होती है। जैसे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं वैसे ही पतंग भी रंग बिरंगी होती है। क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान है। डन। 2 प्रश्न याद हो गए, समझ में आ गया। इस प्रश्न में क्या था कि पतंग के लिए ये सबसे हल्की चीज, सबसे रंगीन कागज, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है, तो हमने बता दिया। जैसे बच्चे हल्के होते हैं शरीर से वैसे ही पतंग भी बहुत हल्की होती है। डन। दूसरा, जैसे बच्चे शरीर से लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल, वैसे ही पतंग भी बहुत लचीली होती है। तीसरा, जैसे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं ऐसी क्या है, पतंग भी रंग बिरंगी होती है। तो बस पतंग को बच्चों से कनेक्ट कर दो। अब बाकी एक एक वर्ड चेंज करना है। 3 वर्ड में एक आंसर मिल रहा है, हमें क्या चाहिए। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। प्रश्न अब स्टार्ट होगा, कपास और बच्चों में क्या संबंध है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, जब वो पैदा होते हैं तो बल वो अपने साथ कपास लाते हैं। कपास कहते हैं रुई को, कॉटन को। अब तुम बोल रहे होंगे बच्चे जब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो क्या वो अपने हाथ में रुई पकड़ के आते हैं? वो नहीं है उसका मतलब कि भाई वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, वो मत समझ लेना। इसका मतलब है बच्चे और रुई में क्या सिमिलैरिटी होती है, आपने वो बताना है। बच्चों की तुलना रुई से क्यों की गई है, कपास से क्यों की गई है, दोनों में सिमिलैरिटी बतानी है। ये भी वही है। 3 शब्दों का खेल बताऊंगा आपको, देखो, और फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 सेंटेंस से देखो। जैसे कपास मुलायम होती है ऐसे ही बच्चों का शरीर भी मुलायम होता है। होता है कि नहीं होता, वही तो सिमिलैरिटी है। पहले जैसे कपास माने रुई क्या होती है, मुलायम होती है, ऐसे ही बच्चों का शरीर भी मुलायम होता है। याद हो गया पहला। दूसरा, जैसे कपास हल्की होती है, लाइट, वैसे ही बच्चों का शरीर भी हल्का होता है। देखो एक एक वर्ड चेंज करके मैं खेल रहा हूं और बहुत सॉलिड पॉइंट बन रहे हैं। जैसे कपास मुलायम होती है वैसे ही बच्चों का शरीर भी मुलायम होता है। दूसरा, जैसे कपास हल्की होती है वैसे ही बच्चों का शरीर भी हल्का होता है। तीसरा, जैसे कपास आकर्षक होती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वैसे ही बच्चे भी आकर्षक होते हैं, वो भी तो अपनी तरफ खींचते हैं हमें, हम उन्हें प्यार करने जाते हैं। वही है, तो जैसे कपास आकर्षक होती है वैसे ही बच्चे भी आकर्षक होते हैं। और चौथा, जैसे कपास पवित्र होती है, रुई से हम दिया जलाते हैं ना, तो जैसे कपास पवित्र होती है वैसे ही छोटे बच्चे भी बहुत पवित्र होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। तो कितना सरल है और बहुत अच्छे पॉइंट है, फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कपास मुलायम होती है वैसे ही बच्चे भी मुलायम होते हैं। जैसे कपास हल्की होती है वैसे ही बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत शरीर से हल्के होते हैं। जैसे कपास आकर्षक होती है वैसे ही बच्चे भी आकर्षक होते हैं। और जैसे कपास पवित्र होती है वैसे ही बच्चे भी पवित्र होते हैं। वर्ड चेंज कर रहा हूं बस मैं, बीच बीच के 4 वर्ड चेंज करके मैंने 4 सेंटेंस बना दिए। याद हो गए। जैसे कपास मुलायम होती है वैसे ही बच्चे भी मुलायम होते हैं। जैसे कपास हल्की होती है वैसे ही बच्चों का शरीर भी हल्का होता है। जैसे कपास आकर्षक होती है वैसे ही बच्चे आकर्षक होते हैं। और जैसे कपास पवित्र होती है वैसे ही बच्चे भी पवित्र होते हैं। इसी कारण कपास और बच्चों में सिमिलैरिटी बताई गई है। डन। चौथा प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। दिमाग लगाओ, ये तो आप साफ पता चल रहा है, पतंगों के साथ साथ भैया वे भी उड़ रहे। कौन वे? बच्चे। अब पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना
तो उनका सारा ध्यान किस पर होता है? पतंग की तरफ। दौड़े जा रहे बच्चे छत में, कई बार तो बच्चे छत से गिर भी जाते हैं, यह आपको पता है कि उनका ध्यान ही नहीं होता। कई बार कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका सारा ध्यान किस पर होता है? पतंग पर होता है। पतंग जहां जहां जाती है बच्चे भी दौड़ दौड़ के वहां वहां जाते हैं। होता है कि नहीं होता? कहने का मतलब क्या है? वो दौड़ते दौड़ते उनको छत का भी पता नहीं चलता, उनको कठोर से कठोर छत भी मुलायम लगने लगती है, क्योंकि उनका सारा ध्यान पतंग पर होता है। और कई बार तो वो कहां तक पहुंच जाते हैं? छतों के किनारों तक। तो आप स्टोरी में भी लिख सकते हैं, बाकी आंसर में और इजी बता देता हूं। डन, प्रश्न समझ गए? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। प्रश्न तो अब बनेगा, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है? अब देखो, बहुत सरल है, कैसे भी लिख सकते हो आप। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुन लो। ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट, ये आप किसी भी प्रश्न के आंसर में ढंग से सुन लो, एडिशनल ऐड कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुमको किसी प्रश्न का उत्तर 3-4 ही लाइन आ रहा है। अब तुम बोलोगे अब हम क्या करें यार, हमको तो बड़ा लिखना है ये आंसर। तो ये सारे पॉइंट नीचे ऐड करो, ये सुटेबल पॉइंट है। देखो, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान पतंग पर होता है, पतंग के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। प्रश्न यही तो पूछा गया था कि मतलब क्या पूछा गया था प्रश्न की, मतलब उनका उड़ान से क्या संबंध है? देखो, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो यही तो मतलब है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान क्या होता है? पतंग पर होता है। जहां जहां पतंग जाती है वहां वहां वो भी जाते हैं। दूसरा, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें कठोर छत भी क्या लगती है? मुलायम लगती है। नंगे पांव ही उड़ा रहे भैया पतंग, उनको पत्थर भी नहीं चुभ रहे। तीसरा, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो कई बार छत के किनारों तक पहुंच जाते हैं। ये आप किसी में भी एडिशनल ऐड कर सकते हो और बहुत सरल है। और जब बच्चे पतंग उड़ाते, ये लाइन बहुत अच्छी है, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो ये समझ में ही नहीं आता कि बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं या पतंग बच्चों को उड़ा रही है। बहुत अच्छी लाइन है, समझने वाली। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो ये समझ ही नहीं आता कि बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं ये पतंग बच्चों को उड़ा रही है। तो ये 4 बहुत तगड़े पॉइंट है जो किसी भी प्रश्न के साथ ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सरल है। तो मैंने आपको समरी भी बता दी है। मतलब जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान पतंग पर होता है, वो पतंग के पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं। कई बार वो छतों के किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। उनको छत भी क्या लगती है? मुलायम लगती है। और ये समझ में ही नहीं आता कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं या पतंग बच्चों को उड़ा रही है। अब आपकी मर्जी, आप पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, आपकी मर्जी है। डन। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ है? मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आगे धम धम की आवाज आती है जिसे बजाने पर। तो दिशाओं को, दिशाएं आपको पता ही है, पूरा पश्चिम। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ है? अब यह भी बहुत आसान है। देखो, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों पर दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है। कुछ नहीं लिखना इसमें, बस यही 2 लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों पर दौड़ते हैं, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों पर दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। जो धम धम की आवाज है, क्योंकि मृदंग बजाने पर भी वैसी आवाज आती है। बस आपने ना ये 4 लाइन याद करनी। इसके नीचे तो फिर वही पॉइंट है जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा है, जो मैं अभी कह रहा था। सारे ऐड ऑन कर देना, सारे सुटेबल पॉइंट है, यहां भी जाएंगे। वो मेन समझ में आ गया। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों पर दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों पर दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है। ऐसे लगता है जैसे चारों दिशाओं में, ऐसे लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। याद हो गया? अब आप बोलेंगे सर ये आंसर तो छोटा, हम क्या ऐड करें? फिर वही लिख दो, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान पतंग पर होता है, पतंग के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें कठोर छत भी मुलायम लगती है। यह समझ ही नहीं आता कि बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं या पतंग बच्चों को उड़ा रही है। अब बताओ रिलेटेड है कि नहीं है? और पूरा भी आंसर बड़ा भी हो गया।
क्लियर हो गया? अब आ गया समझ में कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या मतलब है। मतलब जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और छतों पर दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। और बाकी पुराने पॉइंट ऐड कर देना, आंसर बड़े जी हो जाएंगे। आप जब उनको ऐड करोगे एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। अगला है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। अब समझो इस बात को। अब आप बोलोगे सर ये प्रश्न यहां पर किस तरीके से आया। पहले तो प्रश्न तो बहुत ही सरल है, उत्तर की तो टेंशन ही मत लो। प्रश्न क्या है? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद, अब मान लो आपने जिंदगी में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर दिया, आपने बहुत अपनी लाइफ में दुख देखे, उसके बाद आप स्ट्रांग बनोगे या कमजोर बनोगे? मुझे यह बताओ। स्ट्रांग तो बनोगे। जब हमने लाइफ में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया है ना, तो उसके बाद हम मजबूत बन जाएंगे। क्यों? हमारे एक्सपीरियंस हमें मजबूत बना देंगे। तो भैया आप बल कैसे बन जाते हैं, वो यही पूछ रहे हैं। कितना सरल प्रश्न है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो ये आप सबको पता है। देखो, हम निडर बन जाते हैं। मैंने ये पॉइंट में लिखा है, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ ये तो कोई भी लिख सकता है। ये तो प्रश्न ही ऐसा है कि अगर आपने अपनी जीवन में मुसीबतों को देखा है तो उसके बाद अगर आपके सामने मुसीबत आ गई तो आप कैसा फील करेंगे। तो हम निडर बन जाते हैं, हम वीर बन जाते हैं, हम साहसी बन जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारा जोश बढ़ जाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब आपको लगेगा कि सर ये भले ही पॉइंट इतने, लेकिन इतने पॉइंट में मैंने इतना कुछ कह दिया है। ये जो एक एक वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि जब हमारे सामने खतरनाक मुसीबतें आती हैं और हम उनसे क्या है बाहर निकल जाते हैं, तो उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ जाता है। फिर हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हम उनसे नहीं घबराते, हमारे अंदर जोश पैदा हो जाता है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ जाता है, हमारे अंदर एक उमंग बढ़ जाती है। उसके बाद हम किसी से भी नहीं डरते। अगर मैं पैराग्राफ में बोलूं ना तो पूरी रामायण लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल है। और एक और बात बताता हूं, ये चीज किस रिगार्डिंग आई है। अगर प्रश्न ऐसा आ गया, ढंग से समझिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यह प्रश्न मैंने यहां नहीं करवाया, यह आ सकता है। देखो इसमें क्या बताया गया इस चैप्टर में लास्ट में, कि बच्चे जब ना छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते पतंग उड़ाते उड़ाते, और अगर वो नीचे गिर गए, अगर बच्चे नीचे गिर गए पतंग उड़ाते हुए और उनको चोट नहीं लगी, उनको चोट नहीं लगी, तो फिर वो और भी अधिक क्या बन जाते हैं, निडर बन जाते हैं। वही बात है, याद रखना, ये भी चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसके नीचे आप वो भी ऐड कर सकते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। हिंदी में ना ऐड करना आना चाहिए। समरी आपको ऐसे रटवा दूंगा मैं कि आप सारे क्वेश्चन मिक्स कर सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, जब बच्चे पतंग उड़ाते समय छत के कहां पहुंच जाते, खतरनाक किनारों तक, और कई बार वो नीचे गिर जाते हैं, और अगर उनको चोट नहीं लगी, अगर उनको चोट नहीं लगी तो वो और भी अधिक निडर बन जाते हैं। और फिर वही है, फिर तो वो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते, फिर वो और अधिक निडर होकर पतंग उड़ाते हैं। ये होता ही है बच्चों में। अगर वो मतलब वो किसी चीज से निकल गए ना, तो फिर वो ये उनको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वो कैसे आते हैं दुनिया के सामने, उगते हुए सूर्य की तरह। ये लास्ट में आई है लाइन, उगते हुए सूरज की तरह। जब बच्चे छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है, जब बच्चे छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, अगर वो गिर गए और गिरते हुए उनको चोट नहीं लगी, तो वो और भी अधिक निडर हो जाते हैं और उगते हुए सूरज की तरह सामने आते हैं। उगते हुए सूरज का मतलब है और भी निडर होकर। डन, क्लियर। ये लिखने के बाद आप ये भी स्टोरी ऐड कर देना, बहुत बड़ा आंसर होगा। आगे देखो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोमांचित शरीर के संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। समझो प्रश्न को, प्रश्न इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो पूछ रहे हैं रोमांचित शरीर, अगर आपका शरीर रोमांचित है, एक्साइटेड है, तो उसका जीवन की लय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ढंग से समझो, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो, उत्साह से भरे हुए हो, तो आपकी जीवन की लय कैसी होगी, आपकी लाइफ कैसी होगी, मुझे यह बताओ। अगर तुम किसी भी काम को रोमांच से कर रहे हो, उत्साह के साथ कर रहे हो, खुश होकर कर रहे हो, तो जीवन की लय अच्छी होगी कि बुरी होगी, बस वही लिखना है। देखो,
जब हम किसी काम को पूरे उत्साह के साथ करते हैं तो हमारा शरीर रोमांच से भर जाता है। वो फैक्ट है। जब हम किसी भी काम को पूरे उत्साह के साथ करते हैं, पूरी खुशी के साथ करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं। अब देखो मैं पॉइंट को और बड़ा करने लग गया हूं, मेरी मर्जी है। पता हिंदी में क्या होता है, बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने यहां पे दो सेंटेंस और ऐड कर दिए। देखो, जब हम किसी काम को पूरे उत्साह के साथ करते हैं, उसके बाद लिख देना पूरे जोश के साथ करते हैं, उसके बाद लिख देना पूरी खुशी के साथ करते हैं, तो हमें उस काम में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। और नीचे लिख देना दूसरा, फिर अगली लाइन से लिखना, जब हम किसी काम को पूरे उत्साह के साथ नहीं करते, पूरी खुशी के साथ नहीं करते, तो उस काम में हमको क्या नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। तो लास्ट में लिख देना, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान भी पतंग पर होता है और वो बहुत खुश होते हैं। तो वही है, जब हम किसी भी काम को पूरी खुशी के साथ करते हैं, पूरे उत्साह के साथ करते हैं, पूरे रोमांच के साथ करते हैं, तो उस काम में हमको सफलता मिलती है। और जब हम किसी काम को, मतलब क्या है, जब हम किसी भी काम को पूरी खुशी के साथ नहीं करते, उत्साह के साथ नहीं करते, तो उस काम में हमको सफलता नहीं मिलती। तो जैसे बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं, फिर मैं चैप्टर पे आ गया, जैसे बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है, उनका पूरा ध्यान पतंग पर होता है, उनको कठोर छत भी क्या लगती है, मुलायम लगती है। ये पता ही नहीं चलता बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं या पतंग बच्चों को उड़ा रहे हैं। देखो ये कितनी जगह मैं ऐड कर दिया, जो मैंने आपको ऐड ऑन वाला प्रश्न बताया था, देखो कितनी जगह ऐड हो रहा है, आप खुद ही देख लो। और आंसर इतने एक्यूरेट है, इतने अच्छे आंसर है, मैं खुद कह रहा हूं ये बात, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस चैप्टर का, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे उसी समय आंसर दूंगा मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद।